सो गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस नए मॉडल पेपर में आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। आज की ये जो क्लास होगी, यहाँ पर हम लोग मॉडल पेपर 1 RWA की जो 25 प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई हैं उनको सॉल्व करवाने की कोशिश पूरी की पूरी रहेगी। तो आज अपना मॉडल पेपर सेट 1 रहेगा। एक प्रैक्टिस सेट आपको एग्जामपुर विवेक सर का करवाऊंगा डेली और एक प्रैक्टिस सेट RWA का करवाऊंगा डेली। तो आज के इस मॉडल पेपर 1 को सॉल्व करिए, देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं RWA की मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज में। तो आप लोग देखिएगा, बने रहिएगा सेशन के एंड तक। पहला मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर में प्यार और सपोर्ट पूरा होना चाहिए, जैसे आप लोग अपने सभी क्लासेस पर दिया है। तो आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि RWA का मॉडल पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है आज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत ही डिटेल से धीरे धीरे ये क्लास लेकर चलेंगे, बहुत ही डिटेल से आपको समझाते हुए चलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग राइट आंसर करते हुए चलना अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर पता हो, और अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। विवेक सर के जो मॉडल पेपर हैं 7 आपके सॉल्व हो चुके हैं, इस बच्चे उनको भी जल्दी जल्दी सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है, सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को आपस में मिश्रित करते थे। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने अगर किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर आपका जो बनेगा वो बनेगा उदयन। ऑप्शन नंबर सी फटाफट राइट आंसर दीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट आप लोग दीजिए। उदयन को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था। अगर आपसे पूछा जाए ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो 3 नंबर का राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक के साथ करिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर सबसे पहले ब्राह्मणों पर लगाया था और इन्होंने कई कर जारी किए थे, वो अलग अलग हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था। सन पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। तो ये 1757 में। कब? 1757 जो आपका दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव के अंतर्गत में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर करिएगा। और यहीं से अंग्रेजों ने अपनी बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। और आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, और ये पूरा मॉडल पेपर आपके रियल एग्जाम को क्रैक करने में एकदम रामबाण साबित होगा। ये किसी दवाई से कम नहीं है। तो अगर आप लोग याद करें तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर घटना की बात करें तो ये 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। और यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ब्रिटिश सरकार ने अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है। जो सिंधु नदी है ये भारत में कहां से प्रवेश करती है, इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे। लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है, लद्दाख से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मीठे पानी की झील नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। लोकटक झील की बात करें तो ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, और बड़ा पानी भीमताल या सांभर, लेकिन सांभर जो ये दिया गया नहीं है, बाकी ये सभी हैं आपकी। ये सांभर जो है ये खारे पानी की झील है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। लोकटक झील आपकी मणिपुर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपना जो भारत है एशिया के किस भाग में आता है, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे।
ऑप्शन नंबर किसको? ऑप्शन ए में दिया गया उत्तरी एशिया या दक्षिण एशिया, तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। भारत एशिया के दक्षिण एशिया में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? एंडीज पर्वत श्रृंखला ये दक्षिण में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो भैया कौन सा एक ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? कोयला, ज्वारी, भूतापी, सौर। तो यहाँ पर ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है इनमें से कौन सा हो जाएगा? आप लोग यहाँ पर क्या बताएंगे? तो कोयला। ऊर्जा का अगर आपसे पारंपरिक स्रोत पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कोयला, ऑप्शन नंबर ए कोयला इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा मूल संविधान में डैश अनुसूचियां थी। मूल संविधान की बात किया जाए तो आपको याद कर लेना है टोटल 8 अनुसूचियां थी, और अगर अब वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में 12 हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली का आरंभ किया गया? बताइए। तो यहाँ पर बात हो रही 1919 की, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा भारत का महान्यायवादी डैश को कानूनी सलाह प्रदान करता है? बताइए। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा, भारत का महान्यायवादी संघ सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी को आपको लॉक कर देना है। और इसकी नियुक्ति जो करते हैं वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग क्या बताएंगे? तो आप लोग अनुच्छेद 23 को लॉक कर दीजिएगा। बंधुआ मजदूरी आप लोग कह सकते हैं। राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर किसी राज्य की विधानसभा को आपको भंग करना है तो यहाँ पर ये शक्ति जो होती है राज्य के राज्यपाल के पास होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राज्य के राज्यपाल आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मुख्यमंत्री की एक सलाह पर ही करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से किस श्रेणी में रखा गया? तो भैया किस श्रेणी में आप लोग रखोगे? तो यहाँ पर आप लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सरकारी और प्राइवेट और इसमें सह अस्तित्व आप लोग लगा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो अगर राष्ट्रीय आय से तात्पर्य की बात किया जाए, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक कर देना है। इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको मैंने बताया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी देश के आर्थिक विकास और जीवन स्तर का सबसे उपयुक्त संकेतक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? यहाँ पर आप लोग कर दीजिएगा किसी देश के आर्थिक विकास और जीवन सबसे उपयुक्त संकेतक किसे माना जाता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के प्रति माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये लोगों के रहन सहन के स्तर को मापता है कि लोग कैसे जी रहे हैं, ये सब चीजें यहाँ पर इसमें होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन भी है और सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग भी है, तो 19 नंबर का राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? सूती वस्त्र उद्योग ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया, जो कि सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कृषि आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए
भैया सबसे पहले ये बात है कि आप लोग इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अंकित यानी कि RWA का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपको करवा रहे हैं। तो इसलिए आपको इन सभी प्रैक्टिस सेट को अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए क्लास लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप हमारी क्लासेस को देखिएगा। तो पहला ये प्रैक्टिस सेट है, अपना प्यार बनाते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1935 को लॉक कर दीजिएगा। तो 1 अप्रैल सन 1935 को लॉक कर दीजिएगा, इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ कर दीजिएगा। और 1937 में इसका मुख्यालय जो था वो कोलकाता से चेंज करके मुंबई में किया गया। मुंबई आपका 1935 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? सभी लोग बताओ पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? 21 नंबर क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर, ये दाब की एसआई इकाई क्या होती है? दाब की एसआई यूनिट की बात किया जाए तो यहाँ पर पास्कल, जिसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल देते हैं सेकंड भाषा में अगर बात किया जाए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आप की तरफ देखते हैं तो पीछे जो आपका दर्पण देखने के लिए यूज होता है तो ये होता है उत्तल दर्पण। इसमें होता क्या है, कोई भी वस्तु हमेशा सीधी, आप लोग देखते हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे जो भी आपकी गाड़ी आती है वो एकदम सीधी दिखाई देती है, मतलब कि छोटा दिखाई देगा और सीधा दिखाई देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे अचानक पीछे के बड़े हिस्से को छोटा भी देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक की बात किया जाए या बिच्छू की बात करें तो इसमें एक अम्ल पाया जाता है। तो 23 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किसके साथ देंगे? चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आप लोग करेंगे। ये पाया जाता है चींटी के डंक में। इसी से क्या होता है, शरीर में जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है। अगर आपसे ये पूछा जाए और इसको किस नाम से जाना जाता है तो इसको आप लोग फार्मिक एसिड के नाम से जानते हैं। आप लोग ढूंढ रहे होंगे कि फार्मिक अम्ल इसमें तो दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर फार्मिक अम्ल मेथेनोइक अम्ल को ही कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 24 की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यसद लेपन, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। यसद लेपन इसको बोला जाता है, यानी कि इसको दूसरे नाम से गैल्वनोकरण कहते हैं, गैल्वनाइजेशन बोल देते हैं, या यसद लेपन आप लोग बोल सकते हैं। हिंदी में इसको गैल्वनीकरण बोला जाता है, शुद्ध भाषा में अगर पूछा जाए तो गैल्वनीकरण इसको बोला जाता है हिंदी के शुद्ध भाषा में। और यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का सही रासायनिक सूत्र क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर COCl2 को लॉक कर दीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे लेवल का मॉडल पेपर है। ऐसे मॉडल पेपर को आपको तैयार रख के रखना है और ऐसा भी ना फील हो कि ये बहुत इजी है, बहुत ही अंतिम समय में ऐसे मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत ही आवश्यक है। राइट आंसर विटामिन के साथ अगर राइट आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। जब चोट लगती है तो की कमी है तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का ही नहीं तो ब्लड आपका क्या हो जाएगा, रक्त ज्यादा निकलता रहेगा। अगर ठीक लेवल में है तो रक्त कम निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में काली मिर्च और इलायची दोनों का उत्पादन होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए किस भारतीय राज्य में काली मिर्च और इलायची दोनों का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? असम, केरल, मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर। तो यहाँ पर ये आपका केरल हो जाएगा, केरल ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सोयाबीन उत्पादन होता है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर केसर होता है और असम में आपका चाय होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का कितना प्रतिशत कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है? बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रख लीजिएगा। से हर क्वेश्चन का राइट आंसर करते हुए चलिएगा आप सभी लोग।
कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो यहाँ पर 54.6 के साथ राइट आंसर कर रहे सभी स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का कितना प्रतिशत कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा हुआ है? तो 54.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करेंगे? ये 1966 से 67 के बीच में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। 1966 से 67 के बीच में होती है, आपको याद होना चाहिए। इसमें जो उत्पाद हुआ था, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो हरित क्रांति में जो लाभ हुआ था सबसे ज्यादा पंजाब को, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। तो सिंचाई प्रणाली थी वो बहुत ही अच्छी लेवल की थी, यानी कि अच्छी लेवल की थी, बीजों का अच्छा यूज हुआ, इसके फलस्वरूप गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा सेवा क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सेवा क्षेत्र जो होता है यानी कि सेवाओं को प्रदान करना। उत्पादन का व्यापक अर्थ क्या होता है? अगर उत्पादन के व्यापक अर्थ पूछा जाए तो क्या उपयोगिता में वृद्धि करना? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपयोगिता में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कच्चे माल से तैयार वस्तुओं को बनाना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, दोनों की उपयोगिता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट कार्ड का यूज आप लोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं? सभी लोग बताओ किस हिसाब से इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया तुरंत नगद भुगतान, भविष्य में भुगतान या वस्तु विनिमय कर भुगतान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ये भविष्य में भुगतान होता है। क्यों? क्योंकि तुरंत भुगतान इससे होता नहीं है, ये थोड़े समय बाद किया जाता है। बैंक के द्वारा प्रदान की गई एक निश्चित सीमा होती है। तो यहाँ पर आपको भविष्य में भुगतान को लॉक कर देना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी शब्द का जनक किसे माना जाता है? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आपने एग्जामपुर के विवेक सर का मॉडल पेपर हमारा देखा है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये किसने दिया है? हेकले के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग दूसरे को लॉक करते, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है या किस मंडल में स्थित है? तो ये क्षोभ मंडल नहीं, समताप मंडल हो जाएगा। नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ओजोन परत आपके समताप मंडल में पाई जाती है। आंधी तूफान वगैरह कहाँ आते हैं? तो ये आपके क्षोभ मंडल में आते हैं। लेकिन अगर समताप मंडल की बात करें तो यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट को आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? अगर राज्य का नाम पूछे तो 37 नंबर का राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? यहाँ पर उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी को लगाइएगा। उत्तराखंड आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका उत्तराखंड जो है ये चमोली जिला एक वहां पर गांव पड़ता था, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी चिपको आंदोलन की। या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अगर भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक करके चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जामपुर के विवेक सर के मॉडल पेपर में मिला। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो जिम कॉर्बेट आपको लॉक कर देना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, यानी कि 1936 में। और यहाँ पर इसका पहला नाम क्या था? वैली नेशनल पार्क, लेकिन इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी का स्वागत है, जो भी लोग यहाँ पर नए कनेक्ट हो रहे हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का अगर मुख्य कारण पूछा जाए तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर बी के साथ राइट आंसर करिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण बनाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पर एकमात्र शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो यहाँ पर आप लोग कथक को लॉक कर दीजिएगा। अपने उत्तर प्रदेश की बात है, कथा शब्द सुना होगा, कथा से बना हुआ है कथक, यानी कि इसका मतलब हो गया कहानी कहना। प्राचीन काल में कथावाचक के द्वारा किया जाता था कथक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है भारतीय सम्मान। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर क्या करेंगे, ना ही आप इसको हल्का मॉडल बोलेंगे और ना ही इसको कठिन बोलेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल का मॉडल पेपर है। इसी प्रकार से आपका रियल पेपर आने वाला है, बहुत ही दमदार मॉडल पेपर है। अगर 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की संस्था द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 25 के 25 मॉडल पेपर आप लोग देखते चलना और रट्टा लगा करके चलिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, प्रसिद्ध चरकुला लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है। तो ब्रजभूमि के साथ राइट आंसर करिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यश भारती पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा कला संस्कृति और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर अपने यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ राइट आंसर करेंगे। सभी लोगों का स्वागत है जो भी स्टूडेंट हमारे साथ न्यू कनेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 की बात किया जाए तो ये अपने लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। तो किस वर्ष की गई सन अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो यहाँ पर 45 की बात किया जाए तो आपका 1972 के साथ राइट आंसर जाना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। 25 जुलाई 1972 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय याद कर लीजिएगा, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। 23 सितंबर 1887, ये बात आपको याद कर लेना है। और इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, इसलिए इसको भी याद कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर 47 नंबर की बात करें 1995 को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। यानी कि मध्याह्न भोजन का मतलब होता है कि मिड डे मील स्कूलों में भोजन स्तर को सुधारने के लिए किया जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए तो कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। कानपुर से जो भी स्टूडेंट वाच कर रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 1975 को आपको लॉक कर देना। चंद्रशेखर आजाद के नाम पर इसका नाम रखा गया था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग यानी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये अपना चित्रकूट में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर कर देना, ठीक। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला कौन सा जिला है यूपी का। करेक्ट आंसर बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। बहुत सारे स्टूडेंट को ये आंसर पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। सोनभद्र को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। शारदा नहर को लॉक कर दीजिएगा। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ललितपुर। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तहसील स्तर पर राजस्व प्रमुख कौन होता है। तो जब हम बात करते हैं तहसील स्तर की तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, तहसील के हिसाब से आपका कौन होता है, तहसीलदार या एसडीएम, बीडीओ या कानूनगो। तो आपका होता है तहसील में तहसीलदार आप लोग बोलेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी तहसीलदार को लॉक कर दीजिएगा। ग्राम स्तर पर भू अभिलेख कौन रखता है। तो यहाँ पर लेखपाल को लॉक कर दीजिएगा। ग्राम स्तर पर लेखपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसमें से क्या राइट आंसर बताएंगे। 56 नंबर की बात किया जाए तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हमारा संकल्प यह है कि आपको वर्दी दिलाना। और अगर यहाँ पर 15 अप्रैल के बाद तक हमारा साथ दिया, आप लोग अपने एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहें एंड तक चिपके रहना है आपको, ताकि आपके सिलेबस
और बेहतरीन मॉडल पेपर करवाते रहें। बचेंगे 10 दिन तो वहां पर मैं आपको रिवीजन करवाता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अपने टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको क्लास की PDF और जो भी जरूरी इंपॉर्टेंट बातें होती है वहां पर शेयर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप सभी को पता होगा 1962, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1962 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। और अधिनियम अगर आपसे पूछे तो अधिनियम आपको 1963 का लॉक कर देना, लेकिन स्थापना की बात की जाए तो 1962 आपके क्वेश्चन का हो जाएगा। अधिनियम 1963 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? लखनऊ के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, लखनऊ को लॉक कर दीजिएगा। लखनऊ में गोमती नगर में यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? 59 नंबर की बात करें तो यहाँ पर पुलिस महानिर्देशक आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुलिस महानिर्देशक यानी कि DGP। DGP का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि राज्य पुलिस के मुखिया होते हैं। और ये भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS का एक सर्वोच्च पद होता है, सीधे सीधे गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, यानी कि गृह विभाग और मुख्यमंत्री इनके जवाबदेही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन है? अगर पुलिस जोन की संख्या पूछी जाए तो ये कितनी है? 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 8 को लॉक कर दीजिएगा। जैसे कि लखनऊ, बरेली, मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, ये 8 जोन आपके हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस रेंज की कुल संख्या कितनी है? रेंज की बात किया जाए तब आपको 18 को लॉक कर देना है। और इस रेंज के मुखिया IG साहब होते हैं। IG का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए? या उप निरीक्षक या उप महानिरीक्षक यानी कि DIG, या IG बोले या तो DIG बोले, ये होते हैं इसके मुखिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किन शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है? 62 की बात किया जाए तो यहाँ पर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज की यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7 प्रमुख शहर हैं जहाँ पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन प्रणाली में पुलिस के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां हो जाती, यानी कि धारा 144 लागू करने की शक्ति इनके पास आ जाती है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का प्रमुख कौन होता है? अगर उत्तर प्रदेश होमगार्ड के प्रमुख की बात किया जाए तो ये महानिर्देशक होमगार्ड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमगार्ड विभाग का नेतृत्व कौन करता है? यानी कि महानिर्देशक होमगार्ड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीनियर IPS अधिकारी होते हैं, आप लोग बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा आंतरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आप लोग लॉक कर दीजिएगा, देश के अंदर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। आंतरिक सुरक्षा का यही प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही तो होता, बस इतना ही तो होता, और क्या होगा भाई? कानून व्यवस्था बनाना, नागरिकों को सुरक्षित रखना के अंतर्गत गृह मंत्रालय के अंतर्गत करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका संचालन गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है आतंकवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये होता है कि समाज में भय फैलाना और अस्थिरता फैलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आतंकवाद जो होता है, हिंसा, धमकी लोग यूज करते हैं, मन में डर पैदा कर देते हैं, अपना दबाव बनाते हैं सरकार पर, तो ये आतंकवाद फैलाने के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में आतंकवाद की जांच के लिए कौन सी एजेंसी बनाई गई है? तो 66 की बात की जाए तो ये आपकी NIA, यानी NIA का मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना सन 2008 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको पूरे भारत की जांच करने का अधिकार होता है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो गंभीर अपराध होते हैं वो NIA के द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? सन पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? हुआ था 1993 में, तो याद कर लीजिएगा 28 सितंबर 1993 में पूरे भारत में
ये लागू हुआ था। इसका उद्देश्य था कि हमारे मानव अधिकार को बेहतर संरक्षण मिले, राज्य स्तर पर गठन किया जाए। इसी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में NHRC, के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना निर्धारित है? सभी लोग बताओ। तो यहाँ पर अगर कार्यकाल की बात करें तो आप लोग क्या बताएंगे? करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष भी होते हैं प्रधानमंत्री, को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर 1945 को देश में शांति बनाए रखने के लिए ये स्थापना हुई थी। क्वार्टर इसका पूछा जाए कहाँ है, हेड क्वार्टर की बात किया जाए, अमेरिका में है या न्यूयॉर्क में है? यानी न्यूयॉर्क, अमेरिका, आपको ध्यान रखना है। इसमें सदस्य देश की बात किया जाए तो 193 सदस्य देश हैं वर्तमान में, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका द हेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये नीदरलैंड में आता है और संयुक्त राष्ट्र का एक न्यायिक अंग होता है। इसमें न्यायाधीश होते हैं टोटल 15। कितने? कार्यकाल होता है 9 वर्ष का, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी ये मुख्यालय की बात किया जाए तो आपको जवाब क्या देना है? ऑप्शन वियना, पेरिस, जिनेवा, लंदन। WHO इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो ये मुख्यालय की बात किया जाए जिनेवा जो पड़ता है ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसकी स्थापना इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं और 1948 में हुई थी। दुनिया भर में जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था है वहीं पर ये नजर बनाकर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, पेनिसिलिन जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक दवाई आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। तो यहाँ पर अगर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो ये आपको याद कर लेना, यहाँ पर ये किस तिथि को मनाया जाता है? आपको 28 फरवरी को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जो जन्म हुआ था 5 सितंबर को हुआ था और 1888 को हुआ था। तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू को लॉक कर दीजिएगा। पंचतंत्र के रचयिता किसे माना जाता है? क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? विष्णु शर्मा को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करिएगा, विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन रामचरितमानस के रचयिता हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है यूट्यूब का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? बताओ अब आप लोग यूट्यूब का प्रयोग किस लिए करते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ किस लिए यूट्यूब का यूज आप लोग करते हैं। आपस में बातें करने के लिए नहीं, यहाँ पर वीडियो साझा करने के लिए करते हैं। यूट्यूब में वीडियो साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पत्र नहीं लिखते हैं, समाचार पत्र छापने के लिए भी नहीं, बैंक खाता खोलने के लिए भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, वीडियो साझा करने के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आपको स्पैम से नहीं बचाएगा? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, पॉपअप ब्लॉकर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ये सीधे स्पैम में नहीं रोके जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। बाकी फिल्टर, ईमेल नियम, स्पैम ब्लॉकर हैं, ये सब बचा देते हैं। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? अगर आपको नौकरी ना मिले, होमगार्ड बनने के बाद अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमें लगता है सरकारी नौकरी में पुलिस लाइन की सबसे छोटी नौकरी होमगार्ड की
आपकी ही है। अगर आप होमगार्ड भी नहीं बन पाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, अंतिम समय में अपना जान नहीं लगाएंगे, अपने घर की स्थितियों को नहीं देखेंगे, तो इससे छोटी नौकरी आप अपेक्षा मत करें कि आपको मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पर अपनी नौकरी तलाशने के लिए एक ऐप आपको बता दें, अगर ना लगे तो यहाँ पर आप लोग लिंक्डइन को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सन 2003 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए आपको पूरी दम लगा देना है, ताकत लगा देना है, पूरे साल की ताकत लगा दीजिए इन 20 दिनों में, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप भी मौज करने लगे। नेक्स्ट, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में आता है? फटाफट बताओ भैया, यहाँ पर आप लोग 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, याद कर लेना। 39 का डी सेक्शन आपको लॉक कर देना है, वो चाहे पुरुष हो या महिला हो, समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था? तो हमने बोला यहाँ पर 83 का राइट आंसर 22 जनवरी 2015 को लॉक कर दीजिएगा। 22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था मोदी जी के द्वारा। ये कहाँ से होती है? हरियाणा से होती है। हरियाणा, पानीपत को लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यूपी महिला पावर लाइन नंबर क्या है? तो 1090 को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर 2012 से ये 24 घंटा यहाँ पर एक्टिव रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने किया होगा। 112 जो है ये आपका एक एकीकृत इमरजेंसी नंबर, पहले 100 नंबर था, अब ये अपडेट होकर 112 हो गया है। 181 की बात करें तो ये एक राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर होता है, ये यूपी का था, ये भारत का है। बात करें तो आपसे पूछा जा रहा भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर सिस्मोग्राफ को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। अपवर्तन का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? यानी कि जो धूल वगैरह होती है। अपवर्तन का मतलब होता है झूठा। जैसे कि बाल्टी में पानी भरा हुआ है, वहीं पर आप छड़ डालोगे तो टेढ़ी दिखाई देगी, या का डालोगे तो थोड़ा ऊपर आपको दिखाई देगा। अपवर्तन का मतलब होता है आपको बेवकूफ बनाएगा। यानी कि तारों का टिमटिमाना जो होता है ये अपवर्तन के कारण होता है। तारे टिमटिमाते नहीं है, ये अपवर्तन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि प्रकाश जो होता है वो परतों पर बार बार मुड़ता जाता है और ऐसा लगता है कि तारे जो हैं अपने ये टिमटिम टिमटिम होते हैं, लेकिन टिमटिमाते नहीं हैं। ये प्रकाश बेचारा इधर उधर होता रहता है, इसलिए ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा सोनार का पूरा नाम बताइए। तो यहाँ पर सोनार की बात किया जाए तो ये एक आपकी होती है, पर आपको साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग के साथ कर देना। ऑप्शन नंबर बी, यानी हम लोग कह सकते हैं यह एक तकनीकी होती है जिसका यहाँ पर समुद्र या पानी के अंदर मौजूद वस्तु जो होती हैं उसकी स्थिति को या दिशा को बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, सोनार का। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फुल फॉर्म दिया गया है, ये बात आपको बिल्कुल याद कर लेना है। सोनार में जो तरंगे होती हैं, तरंगों की बात किया जाए तो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, याद कर लेना पराश्रव्य तरंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो 88 नंबर का राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? 6,000 रुपये मिलता है और ये शुरुआत हुई थी सन 2019 से। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और सीधे बैंक के खाते में ये डायरेक्ट जाकर के गिरती है। हर महीने के हिसाब से 2-2 हजार 3-3 किस्तों में आती है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर साल 4 महीने में ये आपकी किस्त गिरती है आपके खाते में, किसानों के खाते में, आपके खाते में नहीं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में हुए बदलावों के अनुसार आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किस आयु वर्ग के सभी बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर के दायरे में लाया गया है? तो ये 70 वर्ष में और उससे अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। ये सन 2024 की बात है और सन 2024 के अक्टूबर में ये किया गया है। जो 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको इस योजना में हम लोग शामिल करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म से लेकर शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिले, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 1872 में हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। कौन सा कार्यकाल चल रहा था? मेयो का कार्यकाल चल रहा था। और ये जनगणना कोई अच्छी जनगणना नहीं थी, ये एक गैर तुल्यकालिक यानी कि आधिकारिक बात किया जाए ये पूरी देश में नहीं हुई थी। लेकिन बाद में हुआ क्या, आपकी 1881 में एक नियमित जनगणना हुई, वो पूरे भारत में व्यवस्थित रूप से हुई थी, जिसकी शुरुआत आपकी 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वायसराय के समय में हुई थी? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 15वीं जनगणना के साथ राइट आंसर करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद कौन सी थी तो आपको 7वीं बताना था, और 2011 के अनुसार 15वीं आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोनों चीजें ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका नारा था हमारी जनगणना हमारी भविष्य, जो कि इसका नारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो यहाँ पर ये घटना 1911 की होती है, किस आता है, इसीलिए इसको एक समय बनाया गया है कि 2019 और 11 ये एक महान विभाजन बन जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अगर संबंध पूछा जाए भैया किस खेल से है, फुटबॉल, टेनिस या हॉकी? 97 का राइट आंसर आपका टेनिस के साथ होना चाहिए। टेनिस, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। इसकी शुरुआत होती है सन 1900 से। विश्व कप भी बोला जाता है, यानी कि टेनिस का विश्व कप भी इसको बोला जाता है। जैसे कि क्रिकेट अपना विश्व कप होता है, इसी प्रकार टेनिस का विश्व कप होता है, इसी अकॉर्डिंग इसको टेनिस का विश्व कप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 98 की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? बुल फाइटिंग यानी कि इसमें सांडों से युद्ध होता है, जैसे अपने यहाँ कर्नाटक में होता है, इसको हम लोग बुल फाइटिंग कहते हैं। ये एक पारंपरिक खेल होता है और ये स्पेन में ज़्यादातर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि सांड को थकाया जाता है, अंत में उस पर विजय प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट में स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? बताइए। क्रिकेट आप लोग वॉच करते हैं तो वहां पर जो स्टंप्स होती हैं उनकी ऊंचाई जो होती है उनको कितना रखा जाता है? 28 इंच, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 3 स्टंप्स की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? वो 9 इंच होती है, याद कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर आसानी से गेंद बीच से ना निकल सके। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डिएगो माराडोना का संबंध किस खेल से था? एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, अभी तक ये क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर डिएगो माराडोना का संबंध अगर आपसे पूछा जाए किस खेल से है, तो ये आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। फुटबॉल को लॉक कर दीजिएगा। इसकी शुरुआत आपकी 1986 से हुई थी। ये एक अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है, जिन्होंने 1986 को अपनी टीम को विश्व कप जिताया था। ऑप्शन सी के साथ राइट आंसर करिएगा, और ये आपके अर्जेंटीना के हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से ये गोली की तरीके से आपके 100 क्वेश्चंस करवाए हैं, और अभी तक का सबसे दमदार जो मॉडल पेपर था वो यही आपका रहा है हमारे ख्याल से। क्यों? क्योंकि बहुत मॉडल पेपर आपने देख लिया है, और मॉडल पेपर का लेवल भी आपने देखा, बहुत सरल देखे और बहुत कठिन, लेकिन आज तक का मॉडल पेपर आपने कभी नहीं दिया। आज के इस पेपर की बात करें, अगर आपको सरल से सरल पेपर देखने को मिलेगा, तो अगर यहाँ पर थोड़ा मॉडरेट किया तो आपका लेवल ऐसा हो जाएगा। हमें लगता है कि आज के इस पेपर में आपके 75 से 80 नंबर आए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये मॉडल पेपर किसी किसी लोगों के 70 और 65 तक के भी आए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको घबराना नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि घबराने से आत्मा जो आपकी आपेक्षिक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। आपको क्लासेस देते हैं, इन क्लासेस को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। को नेक्स्ट आने वाली क्लास में, तब तक के लिए इस क्लास का आपको फीडबैक देना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी और स्कोर कार्ड कितना गया है, सभी लोग बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और क्लास की फीडबैक जरूर दीजिएगा। RWA का मॉडल सेट कैसा लगा आपको, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।